हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज टू मास रेशियोज को कैसे कैलकुलेट किया गया था। हालांकि ये बात काफी रोचक है कि इस रेशियो को बिना चार्ज और मास के ही कैलकुलेट किया गया था। अब हो सकता है आप इस बात से कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए चार्ज और मास दोनों की आवश्यकता तो होगी ही। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से इस रेशियो को बिना चार्ज और मास के ही कैलकुलेट कर लिया गया था। हालांकि इस रेशियो की मदद से ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिलेटिव मासेस को डिटरमाइन कर लिया गया था, लेकिन उनके एब्सोल्यूट मासेस और उनके एब्सोल्यूट चार्जेस को बाद में कैलकुलेट किया गया था। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जे थॉमसन के कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से फेमिलियर होना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत से ही हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी जानकारी ऑलरेडी है। इस रेशियो को जे थॉमसन के द्वारा ही डिटरमाइन किया गया था, जिन्होंने 1897 में अपने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने अपने इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, जिसके जरिए वो इस रेशियो को कैलकुलेट कर पाए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट मिलिकन, उन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमाइन किया और ये प्रूफ भी किया कि टोटल चार्ज हमेशा एक निश्चित फंडामेंटल यूनिट चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। और इसके बाद इन दोनों डेटा यानी चार्ज टू मास रेशियो एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की मदद से एक इलेक्ट्रॉन के मास को अंत में कैलकुलेट किया गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। और ये मॉडिफिकेशंस थे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सब्जेक्ट करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन के बीम को ऑब्जर्व किया गया था, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वे किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सब्जेक्ट किए जाने पर डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल के टुवार्ड्स डिफ्लेक्ट होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके निगेटिव टर्मिनल से अवे डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे डिफ्लेक्शन शो करेंगे, हम उसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। और डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब जे थॉमसन ने साइमल्टेनियसली यानी एक साथ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अप्लाई किया। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से जिस भी फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उसी के द्वारा फोर्स ज्यादा अप्लाई किया जाएगा, और इसीलिए नेट फोर्स जो होगा उसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में शो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों के मैग्नीट्यूड्स को इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि दोनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तो कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन के इस बीम का जो नेट डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाएगा, यानी वो पहले की ही तरह उसी तरह से एक स्ट्रेट पाथ में मूव करने लगेंगे। और ऐसा तब होगा जब दोनों के दोनों फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस वीडियो में चार्ज टू मास रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स की टोटल पोटेंशियल एनर्जी उनके टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट है बैलेंस्ड फोर्सेस का। जब एक ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई होते हैं, तो नेट फोर्स जीरो होता है, और इसे ही बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में एक काफी हाई वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पास किया जाता है, जिसके अंदर कैथोड और एनोड प्लेट्स के बीच में एक निश्चित डिस्टेंस होता है और उसमें वैक्यूम क्रिएटेड होता है। अब चूंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में केवल वैक्यूम है और कोई कंडक्टर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए नहीं है, इसीलिए कैथोड से एनोड तक उन इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, यानी एक निश्चित अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब यहां पर कैथोड प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही कन्वर्ट होगी उसके काइनेटिक एनर्जी में, जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड की ओर जंप करवाएगी।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी टोटल होगी वही कन्वर्ट होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी में। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम KEE मान रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम PEE मान रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन्स का उसे हम कैपिटल U मान रहे हैं। ME इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, VE इज द स्पीड ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एंड स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। सो अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हम उसका फॉर्मूला जानते हैं, इक्वल होता है हाफ mv स्क्वायर के। अब चूंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन है सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हाफ me that is mass of electron multiplied by ve square that is velocity of electron। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम जानते हैं वर्क डन के बराबर होगी और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द वर्क डन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। और चूंकि वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा सो वी कैन राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज U मल्टीप्लाइड बाय अ स्मॉल e दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास जो है इसे अगर हम एक साइड कर दें तो वो चार्ज टू मास रेशियो बन जाता है और ये जो इक्वेशन है इट विल बिकम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 into द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसकी तो हमें जानकारी है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे VE दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता है। और इसे पता करने के लिए ही अब हम जो सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस उसे हम यूज करेंगे, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे अगर वो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर हो और डायरेक्शंस में ऑपोजिट हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम कैपिटल E सपोज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम कैपिटल B सपोज कर रहे हैं। Fe is the force due to electric field and Fb is the force due to magnetic field. Now force due to electric field that is Fe will be equal to the charge multiplied by electric field, और चार्ज यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि कि एक इलेक्ट्रॉन का होगा which can be represented by small e multiplied by electric field that is capital E। अब velocity of electrons और magnetic field applied on the electrons ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम जानते हैं कि दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा के बराबर होता है, जहां पे थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब चूंकि जैसा अभी हमने जाना कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन थीटा will be sin 90 which will be equal to 1, so it can be simply written as charge that is E multiplied by VE that is velocity of electron multiplied by B। अब जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया था कि थॉमसन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में इन दोनों फील्ड्स दैट इज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड्स को इस तरह से एडजस्ट किया था कि इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों बैलेंस आउट हो जाए। और ये बैलेंस तब होते हैं जब हमें ये देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो पहले की ही तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। क्योंकि जब ये दोनों फील्ड्स एक साथ साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन बीम पर अप्लाई किए जाएंगे तो अगर किसी एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है दूसरे की तुलना पे तो उसके वजह से लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा और उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिफ्लेक्शन उधर ही रहेगा। लेकिन जब दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से डिफ्लेक्शन जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का बीम एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। अब फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट इज Fe is equal to minus of Fb। So by putting the values we can say that Fe that is E multiplied by E will be equal to E multiplied by VE multiplied by B। So from here E and E cancels out and from here we can see that VE that is speed of electrons जो है ये हमें डिटरमाइन हो चुका है जो कि है
E अपॉन बी के बराबर। अब चूंकि इस रेशियो में VE स्क्वायर है, इसलिए यहां पे हम इस इक्वेशन को दोनों ओर स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा E स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर। अब यदि हम इस इक्वेशन से VE स्क्वायर दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के स्क्वायर की जो ये वैल्यू है, इसे यदि इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा E अपॉन ME इक्वल्स E स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2U दैट इज E स्क्वायर अपॉन 2U इंटू बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करने के लिए हम जो इनके फॉर्मूलाज हैं उसको यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, जहां पर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो है ये कूलम्स कांस्टेंट दैट इज K के बराबर होता है, जिसमें इप्सिलॉन नॉट जो है इसे हम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम कहते हैं, और Q यहाँ पे चूंकि हम इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं सो इसकी जगह हम स्मॉल e लिख सकते हैं। उसी तरह से B दैट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई I डिवाइडेड बाई 2 पाई D, जहां पे म्यू नॉट जो है ये परमिएबिलिटी इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम है और I जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट है, एंड D इन बोथ दीज केसेस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कैथोड और एनोड के बीच की जो दूरी है वो। सो E और B की वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट करने पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसके बाद जितने भी ये वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद E बाई ME फॉर इलेक्ट्रॉन्स की जो रेशियो की वैल्यू आती है वो लगभग होती है 1.7588 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 11 कूलम्स पर केजी, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 4 डिजिट्स आफ्टर डिसिमल प्लेसेस तक, और हम इसे भी राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 1.76 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 11 कूलम्स पर केजी कह सकते हैं, जो कि आप जानते होंगे। जे थॉमसन से पहले गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके जरिए उन्होंने एनोड रेज या कैनाल रेज की डिस्कवरी की थी। हालांकि उन्होंने इसके पार्टिकल नेचर के बारे में कभी भी डिटरमाइन नहीं किया। आगे चलकर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये कंफर्म किया कि ये पार्टिकल्स असल में प्रोटॉन्स थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इसी वजह से वो एनोड से निकलकर कैथोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन ने पूरा वैक्यूम जो क्रिएट किया था उसमें काफी लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को डाल दिया था। अब हाइड्रोजन गैस डालने की वजह से वो जब आयोनाइज होता है इन कैथोड रेज के द्वारा तो उसमें आयोनाइजेशन के बाद जो पार्ट बचता है वो होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और वही एक प्रोटॉन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये पूरा ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सिर्फ बचा चीज रह जाएगा वो होगा न्यूक्लियस जिसमें केवल एक प्रोटॉन है। यानी एक H+ आयन को हम मान सकते हैं कि वो एक प्रोटॉन के बराबर ही है, या एक प्रोटॉन ही उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने किया था तो ये तो तय था कि ये जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो प्रोटॉन्स हैं, हालांकि उन्होंने खुद इसे कंफर्म कभी भी नहीं किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद और चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के बाद थॉमसन ने इसी सेम एक्सपेरिमेंट को अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अप्लाई किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, यानी वैक्यूम की जगह ये काफी लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को उन्होंने डाला, और उन्हें तो चूंकि पता था कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं। तो जब इस सेटअप में यानी हाइड्रोजन गैस वाले सेटअप में उन्होंने इस रेशियो को कैलकुलेट किया दैट इज E बाई MP दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो कैलकुलेट किया वो इस रेशियो की तुलना में लगभग 1/1837 के बराबर आई। दैट इज चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन is equal to 1/1837 multiplied by charge to mass ratio of electron. So we know that charge of each electron and proton are equal. So वहां से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So from here we can say that if mass of electron is brought here, so it will become mass of electron divided by mass of proton equals 1/1837. That is mass of electron is equal to 1/1837 multiplied by the mass of proton. So यहां से ही ये चीज पता चली कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एक प्रोटॉन के मास की तुलना में 1/1837 टाइम्स होता है, या लगभग हम मान सकते हैं उसे 2000 गुना कम होता है। या फिर हम इस तरह से कहें कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन की मास की तुलना में 2000 गुना या 1837 टू बी एग्जैक्ट टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है। तो
इस एक्सपेरिमेंट के जरिए चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन और चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन दोनों तो डिटरमाइन कर ही लिए गए, लेकिन साथ साथ जो दोनों का रिलेटिव मास है आपस में, मींस एक का मास दूसरे की तुलना में कितना ज्यादा या कितना कम है, वो भी कैलकुलेट कर लिया गया। हालांकि जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अब तक इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस जो एब्सोल्यूट मास हैं उन्हें अब तक कैलकुलेट नहीं किया गया था, और इसे कैलकुलेट करने के लिए जो रॉबर्ट मिलिकन का एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के एब्सोल्यूट चार्ज को डिटरमाइन किया गया था, उसकी मदद से ही एक इलेक्ट्रॉन के मास को पहले कैलकुलेट किया गया और फिर उसे 1837 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया गया तो उससे एक प्रोटॉन का मास कैलकुलेट हुआ, और हम कह सकते हैं कि वही प्रोटॉन का मास जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के मास के भी लगभग बराबर था। तो ये रॉबर्ट मिलिकन का एक्सपेरिमेंट क्या था उसे हम आने वाले अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपका ये जो चार्ज टू मास रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। यदि आपका किसी और दूसरे टॉपिक से भी अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो भी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर यदि आप किसी एक टॉपिक पर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी चाहते हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक डिटेल वीडियो उस स्पेसिफिक टॉपिक पर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।